जी, कल हम लोगों ने देखा था कब वात बढ़ता है, कब पित्त बढ़ता है, कब कफ बढ़ता है। अग्नि के बारे में जाना था कि अग्नि कितनी प्रकार की होती है। कोष्ठ के बारे में जाना था कि कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि कल मैंने कहा था कि आज मैं आप सभी से इस विषय में पूछूंगा जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। अजय जी, मृदु कोष्ठ क्या होता है? जो मतलब आसानी से पेट साफ हो जाए इसे मृदु कोष्ठ कहते हैं। मृदु कोष्ठ और मध्य कोष्ठ में क्या अंतर है? मृदु और मध्य। हम्म। मृदु मृदु मतलब जो है, मध्य जो है मतलब जो है हो पर कम कम हो, बीच का होता है मध्य। सुमन जी, आप बताइए। अ, मृदु कोष्ठ वाले है, जैसे कोई दस्त वाली चीज अगर देते हैं तो उनको बार बार दस्त होता है, मतलब ये पित्त दोष से प्रभावित होते हैं। मृदु ठीक है। कोष्ठ वाले गुड़ के पानी से, त्रिफला से, गन्ने के रस से, दूध से इनको विरेचन हो जाता है। इससे मृदु कोष्ठ वाले को इसी से विरेचन हो जाता है उसको। मतलब बार दूध बार पी दस्त होता लेंगे, दूध पी लेंगे, 2-3 बार लूज मोशन चले जाएंगे। त्रिफला का काढ़ा पी लेंगे, मुनक्का मुनक्का खा लेंगे, 2-3 बार लूज मोशन हो जाएगा, पतला मल आ जाएगा, है ना। मध्य कोष्ठ क्या होता है अजय जी? जी। मध्य कोष्ठ क्या होता है, मध्य कोष्ठ? मध्य कोष्ठ जो है कि उसे विरेचन अगर दिया जाए तो एक ही बार विरेचन हो, एक या दो बार। हम्म। मध्य कोष्ठ में जैसे मान लो इनसे इसको विरेचन तो नहीं होता है, लेकिन ठीक ठाक पेट साफ हो जाता है दूध से, त्रिफला से। जैसे रात में 1 चम्मच त्रिफला दिया तो मध्य कोष्ठ वाले को इससे विरेचन नहीं होगा, लेकिन पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ? जी जी जी। जी। क्रूर कोष्ठ क्या होता है सुमन जी? क्रूर कोष्ठ? है। क्रूर कोष्ठ मतलब इसमें जैसे दूध, गन्ने का रस और ऐसे दूध पेट साफ करने वाली जो चीजें दी जाती हैं, उससे वो आसान देने के बाद भी आसानी से पेट साफ नहीं होता है। ये वात दोष से प्रभावित होते हैं। जी, क्रूर कोष्ठ वाले को त्रिफला से, गन्ने के जूस से, दूध से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। ठीक है, क्योंकि इनके कोष्ठ में वायु की प्रधानता रहती है। मृदु कोष्ठ में किस दोष की प्रधानता रहती है अजय जी? मृदु कोष्ठ में पित्त की प्रधानता रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मध्यम कोष्ठ में किस चीज की प्रधानता रहती है सुमन जी? मध्यम कोष्ठ की कफ दोष की प्रधानता होती है। कब दोष? रागिनी जी, आप बताएंगे तीनों दोष जब हो तो कौन सा कोष्ठ आएगा, मृदु, मध्यम या क्रूर? को आवाज नहीं आ रही है अजय जी। सम कोष्ठ में। हाँ, संकोष्ठ। अजय जी, आप बताइए अग्नि कितनी प्रकार की है? अग्नि अग्नि मतलब जो है 5 प्रकार की हैं। कल जो बताया गया है उसके हिसाब से वो बताइए। हाँ, अग्नि हाँ, नहीं, नहीं याद है। रागिनी जी, आप बताएंगे हाँ अग्नि जी कितने सर। हाँ जी अ- सर। अग्नि कितने प्रकार की है? ध्यान नहीं आ रहा। सुमन जी, आप बताएंगे अग्नि कितने प्रकार की है? अग्नि 4 प्रकार की होती है। विषम अग्नि, पित्त अग्नि, कफ ये नहीं,
वात दोष से प्रभावित होती है वो विषम अग्नि, और पित्त दोष से जो प्रभावित होती है वो तीक्ष्ण अग्नि, और कफ से जो प्रभावित होती है मंदाग्नि, और तीनों दोष जो सम होता है उसे सम अग्नि। पित्त दोष से प्रभावित कौन सा अग्नि हो? तीक्ष्ण तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि, हम्म। ठीक है। रागिनी जी, विषम अग्नि क्या होता है? ये विषम अग्नि कल ये सब बताया गया था, ये सब बातें कल हो चुकी हैं। अजय जी, विषम अग्नि क्या होता है? विषम अग्नि, सुमन जी विषम अग्नि बताइए। कल ये सब आप लोगों विषम को अच्छे से अग्नि, पढ़ कर आना था। कल बताया जा चुका था ये सब चीजें। बताइए। विषम अग्नि वात से प्रभावित होता है, जिसमें कभी भूख कम लगती है और कभी ज्यादा लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तीक्ष्ण अग्नि क्या होता है अजय जी? तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि होती है पित्त से प्रभावित, यानी अग्नि बढ़ी हुई होती है शरीर में। बहुत बढ़िया। मंद अग्नि क्या होता है रागिनी जी? मंद अग्नि बताएंगे आप? मंद अग्नि बताएंगे मंद अग्नि हाँ के जी। बारे में? हाँ जी, कफ से पीड़ित होता है मंद अग्नि में। कफ पीड़ित कब होता से? है। जी जी, उसमें अग्नि भूख कम लगती है। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है अच्छे से आप लोगों को पढ़ कर आना है। मैं बीच में कभी भी पूछ सकता हूँ जो पढ़ाया गया है, ठीक है? तो ठीक है। अभी हमारे पास समय पौना घंटा का समय रहता है, तो उसमें अ, जो चीज़ें हैं वो पूछ सकता हूँ कभी भी, मतलब शुरू में। तो आप लोगों को पढ़ कर आना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है? तो आज जो कल जो पढ़ाया गया है उसको जो है अच्छे से आज फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? जो कल पढ़ाया गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कल जो है तीन चीजें छूट गई। कल हमने बताया था अवस्था के हिसाब से चीजें, कि वह तीन प्रकार का होता है। कल हम लोगों ने देखा था कि बाल्यकाल कफ का होता है, मध्यकाल पित्त का होता है, और वृद्धा अवस्था का जो काल है, समय है, वो वात का होता है। यानी बाल्यकाल में कफ की प्रधानता रहती है, और मध्यकाल में पित्त की प्रधानता रहती है, और वृद्धा अवस्था में वात की प्रधानता रहती है। अब हमें ये जानना पड़ेगा वह तीन प्रकार का है, बाल, मध्य और वृद्ध। तो इसमें 16 वर्ष तक की जो आयु है उसको हम, कल हमने ये चीज नहीं स्पष्टीकरण किया था, आज इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। 16 वर्ष तक की जो आयु है वो बाल काल में आता है, और इसमें भी बाल अवस्था को भी, और 16 से 60 तक की जो आयु है वो मध्यम अवस्था में आता है, और 60 से आगे वृद्धा अवस्था में आती है। ये मोटा मोटी कथन है, ठीक है? अगर हम आयु 100 साल की माने तो 100 साल में 16 साल तक की जो आयु है वो बालक में आएगा, 16 से लेकर के 60 तक की जो आयु है वो मध्यम में आएगा, और 60 के बाद बुढ़ापा के अंतर्गत वो माना जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर किसी की आयु 90 है तो उसी हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा, इसी हिसाब से उसमें जो है आपको वो इसी क्रम में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम जो है ये समझने का प्रयास करते हैं। बाल काल को भी तीन भाग में हम डिवाइड करते हैं। कोई जैसे दूध पीता हुआ बच्चा, और दूध और आहार दोनों पे रहने वाला बच्चा, और भोजन, केवल भोजन पे रहने वाला बच्चा। तो ये तीन प्रकार के बच्चे होते हैं, बालक होते हैं। कौन कौन से? दूध पीने वाले, आहार पर रहने वाले, केवल आहार लेते हैं, वो माँ का दूध नहीं पीते हैं, और माँ का दूध भी ले रहे हैं और साथ में आहार भी ले रहे हैं। इस तरीके से बाल अवस्था में मतलब तीन, मतलब काल रखा है, ठीक है?
बाल अवस्था में क्या होता है? बाल अवस्था में शरीर बढ़ता है, कफ की इसमें प्रधानता रहती है, इसीलिए बच्चों में ना आपको बच्चे को फेस देखेंगे एकदम चिकना रहेगा, कोमलता रहेगा, सुकुमारता दिखेगी और क्रोध कम दिखेगा। क्रोध की थोड़ी मात्रा आपको बच्चों में दिखेगी और ये मतलब ये नेचुरल गुण होना चाहिए बच्चों के अंदर। अगर नेचुरल गुण ये नहीं है तो इसका मतलब रोग से पीड़ित है या कोई दिक्कत वाली बात है, समझे? ये नेचुरल गुण होना चाहिए बच्चों में। स्निग्धता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, क्रोध एकदम अल्प मात्रा में होना चाहिए, क्रोध ना मात्र ही होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी मात्रा होनी चाहिए बस। अगर बाय नेचुरल देखे तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाल्यकाल आपको समझ में आ गया। बाल्यकाल कफ अवस्था का बाल्यकाल में कफ की प्रधानता रहती है और उसमें हमारा शरीर बढ़ता है और उसमें बच्चों में स्निग्धता, कोमलता, सुकुमारता और क्रोध की थोड़ी मात्रा होती है। अब आते हैं मध्यम। मध्यम भी तीन तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है यौवन अवस्था, दूसरा होता है संपूर्णता और तीसरा अपरिहानि, यानी कम नहीं होता कोई चीज उसमें, वो उतना ही रहता है। तो इस मध्यम वय में पित्त की प्रधानता रहती है। मध्यम वय आपका कब से कब है? मध्यम वय है आपका 16 से लेकर के 30 साल तक का जो आयु है, यौवन में माना गया है। 30 से 40 तक जो सब धातु, जो भी इंद्रियां हैं, बल है, पौरुष है, याददाश्त शक्ति है, वाक शक्ति है, उसमें स्थिरता आती है। मतलब स्थिरता वाले जो गुण हैं, जो चंचलता, कमी, थोड़ा ताकत, वीर, पौरुष, वो 30 से 40 तक वो पूर्ण हो जाते हैं। और इसके पीछे 40 से लेकर के 60 साल तक जैसा कि तैसे बने रहते हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं। ये मध्य अवस्था का है। और इसके आगे वृद्ध अवस्था। बुढ़ापे में हमारी धातु, इंद्रिय आदि गुण जो है दिन प्रतिदिन घटता रहता है। झुर्रियाँ आ जाता है, बाल सफेद होने लगेगा, खांसी, सांस फूलना, भूख कम लगना और अनेकों अनेकों रोग से पीड़ित होते हैं बुढ़ापे में। और पीड़ित होकर के जैसे पुराने गिरते हुए मकान के समान वो शिथिल हो जाते हैं, ढीला हो जाते हैं। मतलब जिस प्रकार की पुराने मकान का कोई विश्वास नहीं होता ना कि ये कब किस बरसात में गिर पड़ेगा, कहाँ से टपकेगा, इसी प्रकार से जो बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे में जो समस्याएं, जो खांसी, जो सांस फूलना, दमा आदि जो भी है, इसी प्रकार से काश आदि से जो दुखी है वृद्ध शरीर, वो उसका शरीर का कोई एतबार नहीं होता। इस वृद्धावस्था में वायु की प्रधानता रहती है। बुढ़ापे में मांस, सिर, ज्वाइंट ये सब शिथिल हो जाती हैं, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, शरीर कुबड़ा हो जाता है, शरीर कांपता है। वात की प्रधानता रहती है वायु में, वृद्धावस्था में, इसलिए उनको खांसी, सांस फूलना, नाक से पतला पतला कुछ स्त्राव होना, और जो हमारी धातुएं होती हैं, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि, ये जब क्षय को प्राप्त होती हैं, क्षय होने लगती है, तो ये बात हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वय तीन प्रकार का होता है, बाल, मध्यम और वृद्धावस्था। बाल में भी तीन डिवाइड किया गया है। एक होता है स्तन वृत्ति वाला, जो माँ के दूध पर रहता है। दूसरा आहार वृत्ति वाला, जो केवल भोजन पर जो बच्चा रहता है, माँ का दूध नहीं पीता है। तीसरा है स्तन और आहार, यानी माँ का दूध भी पीता है और आहार भी लेता है। तो ये तीन बालक में आ गया। मध्य अवस्था पित्त का काल होता है। इसको भी तीन भाग में किया गया है, यौवन अवस्था, संपूर्णता और न कम होना, अपरिहानि, और तीसरा है वृद्धावस्था। तो वह तीन प्रकार का है, बालक, मध्य और वृद्ध। ये हमें समझना पड़ेगा। बाल्यकाल कफ का है, मध्यकाल पित्त का है और वृद्ध काल वात का है। ये कल हमने बताया था संक्षेप में, आज इसका थोड़ा सा हमने वो क्लेरिफाई किया है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 80 साल जीता है, 80 साल की उसकी मान लीजिए आयु है ना, क्योंकि प्रकृति दोष, मन की प्रकृति, ये सब भेद वगैरह सब मिला जुला करके आयु का निश्चय होता है। तो इसमें अगर कोई 80 साल जीता है तो उसी हिसाब से इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी मनुष्य की आयु अगर 80 साल है तो उसी अनुपात में
बाल्यकाल, मध्यकाल और वृद्धावस्था को बांट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें जानना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग प्रकृति कैसे निर्माण होती है। जैसे कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त का है, कोई कफ का है, कोई वात पित्त का है, कोई पित्त कफ का है, कोई कफ वात का है, कोई सम प्रकृति का है। तो इसमें क्या कारण है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। सुमन पटवा जी, 9वां वाला श्लोक पढ़िए। मेरे पास बुक नहीं है। बुक किन्हीं के पास है इसमें? अवनीश जी, आपके पास बुक है अष्टांग हृदय? अभी नहीं है, मैं अभी लेके नहीं आई। बुक किनके पास है अभी? अजय जी, आपके पास किताब? जी नहीं है मेरे पास अष्टांग हृदय। किताब पास में रहना चाहिए। आप किताब लेके रखेंगे तो आप उससे जुड़ पाएंगे सही से, समझे? चलिए, वो श्लोक डाल रहा हूं मैं ग्रुप में। तो आप उस विद्या से जल्दी जुड़ नहीं पाएंगे। किताब आपको उस विद्या से जुड़ता है जिस विद्या की प्राप्ति आप चाहते हैं, इसलिए उस विषय का किताब पास में रहना बहुत जरूरी है, समझे? और आवृत्ति भी करने में आपको इजी होगा जो बताया जाएगा। लीजिए पढ़िए। रागिनी जी पढ़िए। हाँ जी, आप पढ़िए, जिन्होंने मैसेज किया है। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? शुक्रार्थ वस्थैर्जन्मादो विशेषेण विश्वकृमे हम्म, तैषच तिस्रे प्रकृतयो हीन मध्योत्तमा पृथक सम धातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजम। जी, यहाँ पर, दोषों को जी, ये भी यहाँ पर पढ़े। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं दोषों से रुका नहीं गर्भ, रुका। कहाँ पे है अभी? दोषों से दोबारा गर्भ दोबारा। प्रकृति का वर्णन। नहीं नहीं, बस वो श्लोक पढ़ना है, बस उसके बाद मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक। इसमें आपको इसमें आपको देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। गर्भ काल में, गर्भाधान काल में, जब संतान उत्पन्न करने की अवस्था वाले समय में माता और पिता, माता और पिता, माता का आर्तव और पिता का शुक्र में जिस दोष की आपको अधिकता मिलेगी, ठीक है, जिस दोष की अधिकता मिलेगी उसके अनुसार गर्भ की प्रकृतियां बनती है। जैसे वात दोष की अगर प्रधानता है, अधिकता है, तो हीन प्रकृति। अब यहाँ पे हीन का मतलब आप निंदा अर्थ में मत लीजिएगा। हीन का मतलब है निम्न, समझे? जैसे किसी को हमने नीच बोल दिया था, नीच का मतलब है निम्न, ये निंदा अर्थ में नहीं लेना है। पित्त दोष की अधिकता से मध्यम प्रकृति, कफ दोष की अधिकता से उत्तम प्रकृति बनती है और यह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जो प्रकृतियां दो दो दोषों के मिश्रण से बनती है वे निंदनीय मानी जाती है और सम धातु प्रकृति सब में श्रेष्ठ होती है। शुक्र और आर्तव, रज और वीर के मिश्रण से उत्पन्न गर्भ में वात आदि दोष के गुण वैसे ही आ जाते हैं जैसे विष कृमि में विष के गुण आ जाते हैं। जैसे आपके मन में, जैसे जिस प्रकार से कोई विषैला कोई लता है, तो विषैले लता में कृमि, उत्पन्न कृमि की लता की विष से विषैली प्रकृति बनती है,
विषैले बिच्छू आदि से विषयुक्त बिच्छू उत्पन्न होता है। सर्प विष के अपने सर्प के विष से जिस प्रकार विषैले प्रकृति बनती है, उसी प्रकार मनुष्य की दोषों से प्रकृति बनती है, इसलिए वो हमारे में हानि नहीं है। समझे कि नहीं? दोष से हमारी, जैसे विष कहने का मतलब, जैसे विषैला लता में जैसे विषैला लता में कृमि उत्पन्न होता है, ठीक है, विषैली लता में उत्पन्न कृमि की लता के विष से विषैली प्रकृति बनती है, ठीक है। विषैले बिच्छू आदि से विषयुक्त बिच्छू उत्पन्न होती है, लेकिन वो विषैला लता वो विष वो उस कृमि को नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ है। उसी तरीके से सर्प विष, जैसे अपने सर्प विष के विष से जिस प्रकार विषैली प्रकृति बनती है, उसी प्रकार मनुष्य के दोषों से प्रकृति बनती है। तो अब इसको मैं सरल शब्दों में आपके समक्ष समझाने का प्रयास करता हूं, आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अभी हम प्रकृति के बारे में आगे जानेंगे कि वात प्रकृति के लक्षण क्या है, पित्त के क्या है, कफ के क्या है। तो अब इस यहाँ पर अभी जो जरूरी है वो बता देता हूं, फिर आगे आपको समझ में आ जाएगा। ऋतु काल में यानी गर्भाधान काल में कोई स्त्री रुक्ष आहार विहार, तीखा मसालादार भोजन, उसके बाद नमकीन, रूखी सूखी चीजें, मुरमुरे, ठीक है, और शोक वगैरह कर रही है, चिंता तनाव कर रही है, उपवास करिए, सब रुक्ष आहार और विहार, केवल रुक्ष आहार और रुक्ष विहार। जब कोई गर्भाधान काल में यानी जब संभोग जब ऋतुदान करवाने के गर्भाधान काल में जब कोई स्त्री रुक्ष आहार का और विहार का सेवन करती है, रुक्ष आहार और विहार वात को बढ़ाने वाला होता है, उपवास वात को बढ़ाने वाला होता है। जिसको शरीर में दुर्बलता है, जो शरीर से कृश है, रुक्ष है, उनको उपवास करना प्राय करके निषेध होता है, ठीक है, वो क्योंकि वो वात को बढ़ाने वाला होता है। तो ऋतु काल में गर्भाधान काल में कोई स्त्री रुक्ष आहार विहार का सेवन करती है, अथवा उनको कोई बीमारी है, जैसे कब्ज है, भयंकर कब्ज है, और भयंकर उसको बवासीर है, भयंकर वात का रोग है, तो उस अवस्था में यदि वो पति के साथ संबंध बनाती है तो उसके कारण, और अति मात्रा में करती है तो उसके कारण वो वायु यानी वात दूषित होकर के गर्भाशय में जो स्थित जो आपका डिंब है, ओवम है, वो दूषित हो जाता है। और ऐसे में स्त्री जो बीज है, ऐसे स्त्री बीज के साथ अब सारे हमने वात प्रकोपक वाले काम वो स्त्री ने की हुई है ना, रुक्ष आहार का सेवन, रुक्ष विहार का सेवन, गैस कब्ज, सब वात की चीजें हो रही है, या कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब वो वात प्रकृति का भी साथ में पति हो, और जब वो उसके साथ संबंध बनता है, तो उनका शुक्र, वात प्रकृति पति का शुक्र जो है आकर के मिलता है, तब इस प्रकार के वात प्रकृति की रज क्या है, वात प्रकृति वाला हो गया, रज में वात दोष चला गया क्योंकि रुक्ष आहार विहार के सेवन करने के कारण, और वीर के मेल से, वीर में भी वात प्रकृति वाला पति है तो उसका वीर में वात वाली चीजें आई। तो इस प्रकार के वात प्रकृति के रज एवं वीर के मेल से जो भ्रूण निर्मित होता है वह प्राय करके वात प्रकृति वाला होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए रोग अवस्था में बच्चे की जो प्लानिंग है वो नहीं करना होता है, और प्रकृति कभी चेंज नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वात प्रकृति क्यों होता है आपको समझना पड़ेगा। फिर से मैं सरल रूप में बता रहा हूं कि ऋतु काल में जब कोई स्त्री रुक्ष आहार विहार का सेवन करती है गर्भाधान काल में, और या उसको कोई गैस कब्ज वातज रोग कोई भयंकर स्थिति वाली है, तो उस अवस्था में बच्चे की प्लानिंग करेंगे तो अधिक संभावना है कि बच्चे को भी वो वात रोग से ग्रसित हो जाएगा, वात प्रकृति वाला हो जाएगा वो,
अगर वात रोगों से ग्रसित नहीं होगा, प्रकृति की बात हो रही है तो यहाँ रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति, तो वात प्रकृति वाला हो जाएगा वो। ठीक है, ये ऐसे प्रकृति बनती है। इसी प्रकार से पित्त प्रकृति कैसे बनता है? तो पित्त प्रकृति में जैसे मैंने वात के बारे में बताया, वैसे पित्त के बारे में भी समझ लीजिए। पित्त के बारे में समझना है तो यही सेम यही चीज लगाऊंगा, केवल मैं पित्त लगाऊंगा और आहार विहार में पित्त वाला डाल दूंगा। जब ऋतु काल में कोई स्त्री पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करती है अथवा पैक्टिक रोग होने पर भी पैक्टिक रोग होने पर भी उस अवस्था में पैक्टिक रोग है और पित्तवर्धक आहार विहार अधिक मात्रा में ले रहे हैं और उस अवस्था में आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान, और पति भी पित्त वाला है, पित्त प्रकृति वाला है, ठीक है, और उस अवस्था में यदि आप बिना रोग को ठीक किए, बिना अपने आहार विहार को अच्छा किए यदि आप संबंध बनाते हैं, बच्चे की प्लानिंग करते हैं, तो उससे उसमें क्या होगा, ऐसी स्त्री बीज के साथ जब पित्त प्रकृति का पति का शुक्र आकर के मिलता है, तब इस प्रकार के पित्त प्रकृति का रज एवं वीर के मेल से जो भ्रूण निर्मित होता है वह पित्त प्रकृति वाला होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दूषित रूप में है। ऐसे ही कफ के बारे में भी समझ सकते हैं। जब कोई ऋतु काल में कोई स्त्री दिन भर सोती रहेगी, आलस करती रहेगी, कोई काम धंधा नहीं करना, दिन भर बैठे रहना, है ना, ये इस तरीके का मतलब आहार विहार ये सब सेवन करेंगी, और कोई कफज रोग है, उसको सांस फूल रहा है, दमा है और मोटापा है अधिक मात्रा में, और उस अवस्था में यदि आप बच्चे की प्लानिंग करते हैं तो वो बच्चे का जो प्रकृति होगा वो प्राय करके कफ प्रकृति वाला होगा। तो आपको ये समझ में आ गया, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए, अब मैचिंग, जैसे मान लीजिए वात प्रकृति की स्त्री है, पित्त प्रकृति का पुरुष है, तो वात प्रकृति का स्त्री यदि पित्त प्रकृति की स्त्री के साथ पित्त प्रकृति के पति के साथ जब मेल होता है तो उससे जो और उसी अनुरूप में खान पान भी होता है। वात प्रकृति की स्त्री वातवर्धक आहार विहार भी सेवन करती है और पित्त प्रकृति का जो पति है वो भी पित्तवर्धक आहार विहार लेता है, तो उस दौरान उससे जो संतान की जो प्राप्ति होने की संभावना है वातज पित्तज की तरफ जाएगा वो। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई वात प्रकृति की स्त्री है और इधर कफ प्रकृति का पुरुष है, तो उन दोनों के मेल से, और उसका खान पान भी कफ वाला है, इधर इसका खान पान भी वात वाला है, तो उन दोनों के मेल से जो प्रकृति बनेगी वो वातज कफज बनेगी, दोनों के मेल से। ठीक है, वो कितना अंश में कौन सा गुण क्या बढ़ेगा ये आगे आप जब पढ़ेंगे वो उस पर डिपेंड करता है। उसके पिछले जन्म के कर्मों का भी कुछ उसमें जुड़ाव होता है और उसके जीन्स में कितना वो गया है वो इफेक्ट, वो भी देखा जाएगा। तो वो सारी चीजें आ गई, मोटा मोटी कथन है। अगर तो ये मेलिंग वाला हो गया। सम प्रकृति कैसे बनेगी? सम प्रकृति में स्त्री स्वस्थ हो, पुरुष स्वस्थ हो, और तब जब मेल होता है तब वो प्रकृति जो बच्चे की बनेगी वो सम प्रकृति बनेगी। सम प्रकृति बनना तभी संभव है जब वो दोनों स्वस्थ हो, पति भी स्वस्थ हो, पत्नी भी स्वस्थ हो, तब वो बच्चे की प्लानिंग करेंगे तो प्रकृति सम प्रकृति बनेगी, जिससे बच्चा निरोग नहीं, जिससे बच्चा जल्दी बीमार नहीं होगा। वात प्रकृति वाला पुरुष पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करेगा तो जितना तेजी से पित्त प्रकृति वाले को वो पित्तवर्धक आहार और विहार उसको बढ़ाएगा, उतना तेजी से कफ वाले को नहीं बढ़ाएगा। जैसे पित्त प्रकृति वाला 2 मिर्ची खा ले और कफ प्रकृति वाला 2 मिर्ची खा ले, तो आप देखेंगे दोनों में से सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? पित्त वाला होगा, क्योंकि वो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। आपको ध्यान रखना, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसी तरीके से कफ वाला, तो कफ वाला व्यक्ति यदि कफ वर्धक जैसे दही वगैरह खा ले तो उसको बहुत उसको कफ बढ़ाएगा कफ वाले में। लेकिन वही वात वाला अगर दही खा ले तो उसको उस तरीके से कफ उतना पीड़ित नहीं होगा, उसको और फायदा करेगा, स्निग्ध चीजें उनको लाभ आएगी वात वाले को। प्रकृति इस तरीके से निर्माण होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे वात के संदर्भ में बताया वैसे पित्त में भी, ऐसे कफ में भी, और सम प्रकृति ऐसे होती है, और मेल जो 2-2 मिश्रण करके जो होती है वो इस तरीके से होती है। आपको ये जानना पड़ेगा। ठीक है,
इसीलिए आप लोग मिलान करिएगा, आपके बहुत सारे लोगों में देखे होंगे कि किसी बच्चे को जन्म से ही नाक से ब्लीडिंग आ रही है, किसी बच्चे को जन्म से ही पैर में जलन हो रही है, गर्मी हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का इसमें रोल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, माँ बाप पर हम दोष दे करके उनको नहीं गलत ठहरा सकते, क्योंकि इसमें हमारा भी कर्म है। हम ऐसी योनि में आए, क्यों आए? क्योंकि हमारा वो कर्म था उसी तरीके, इसीलिए हम उस योनि में आए। योग्य व्यक्ति ही योग्य को लाता है, समझे कि नहीं? तो प्लानिंग तरीके से यदि इस तरीके से जब किया जाएगा तो बच्चे निरोग और स्वस्थ उत्पन्न होंगे। बिना प्लानिंग के यदि किया जाएगा तो इसी तरीके से हमारी प्रकृति बनेगी और हम जो है पीड़ित रहेंगे रोगों से। वात वाले वात प्रकृति वाले, पित्त प्रकृति वाले, कफ प्रकृति वाले और मिश्रक प्रकृति वाले, ये किसी न किसी रोग से जरा सा वैसा अनुकूल मिलता है तो बीमार पड़ते रहते हैं। लेकिन सम प्रकृति वाले उतना जल्दी बीमार नहीं पड़ते, बहुत कम बीमार पड़ते हैं वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो नहीं पड़ते हैं, लेकिन इन सबके मुकाबले में बहुत कम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए रसायन तंत्र का ये विषय है, सॉरी वाजीकरण तंत्र का ये विषय है। इसमें इसीलिए माँ को, पिता को शरीर को शुद्धि करा के, आहार विहार को ठीक रख के तब गर्भाधान करने की बात कही है। जितने भी महान ऋषि हुए, जैसे चरक जी हैं, बागवट जी हैं, सुश्रु जी, ये सब एक ही बात कहते हैं, काश्यप जी हैं, ये सब एक ही बात कहते हैं कि बच्चे की प्लानिंग यदि आपको करनी है तो सबसे पहले अपने शरीर के अंदर जो बीमारी है, जो कष्ट है, उसको दूर करो, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। पति और पत्नी दोनों पहले शरीर से स्वस्थ हो जाओ, शरीर को ठीक कर लो, और उसके बाद फिर आप प्लानिंग करोगे तो बच्चा आपका स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। आजकल के जो बच्चे हैं बात नहीं मानते हैं, वो क्यों नहीं मानते हैं? बच्चे बीमार रहते हैं, छोटी छोटी बात पर वो पीड़ित रहते हैं। इसका कारण यह है कि हमने वो प्लानिंग करके नहीं लाया। उसको प्लानिंग करके लाएंगे, विचार करके लाएंगे, शरीर को स्वस्थ बना के लाएंगे तो निश्चित बात है कि आपका बच्चा स्वस्थ होगा और अच्छा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पहले वैदिक काल में इस तरीके की प्रथा थी, प्लानिंग कर करके ये चीजें आती थी, स्वस्थ रह करके, अच्छे होकर के तब वो प्लान करते थे। यही कारण है कि आजकल लोग जो है काफी बीमार रहने लग गए हैं, बहुत सारी चीजें रह गई है। तो ये इसलिए क्योंकि प्लानिंग करके हम लोग नहीं आए हैं, बिना प्लानिंग के आए हुए बच्चे हैं, समझे? बिना प्लानिंग के किए हुए बच्चे कैसे रहते हैं? बात नहीं मानते हैं, कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आती है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये प्रकृति इस तरीके से बनती है। अब 8 मिनट रह गया है, तो अब जो बातें बताए हैं इनमें से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अजय जी कुछ पूछना है आपको? सुमन जी, अवनीत जी, प्रहलाद जी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे कुछ पूछना था आचार्य जी। हम्म। इसमें आपने बताया कि वात और वात मिलके जो भ्रूण होता है वो वात प्रकृति का होता है, जैसे पित्त और पित्त मिलके बनता है। तो इसमें जैसे एक माता पिता की 4 संतानें हैं, तो उसमें सबकी प्रकृति एक ही होगी या अलग अलग होगी? अलग अगर अलग होगी, दोनों की प्रकृति सेम है, खान पान के ऊपर निर्भर करता है। माँ का खान पान, कि माँ माँ का का भी खान खान पान। पान भी वात वात की है मान लीजिए, तो भ्रूण भी वात का होगा, तो 4 संतानों या 5 संतानों की सब वात की प्रकृति ज्यादा होगी सब। हाँ, वात की संभावना, यदि वो अपने खान पान को ठीक रख ले, जैसे अपने शरीर को, वात को बैलेंस कर ले, है ना, आहार विहार से। वात प्रकृति है लेकिन वात को बैलेंस करी हुई है, मालिश से, सीधी की चीजों से, उत्तम खान पान से, पौष्टिक अन्न से। तो ये जरूरी नहीं कि वात प्रकृति ही होगा, समझे? इसीलिए आखिर चरक जी क्यों बोलते हैं कि शरीर को शुद्ध करो, शुद्ध करके शरीर को बलवान बना के बाजीकरण दवाओं का सेवन करके फिर यूज, क्यों बोलते हैं? इसीलिए ताकि हम सम प्रकृति के हो सके। हमारा लक्ष्य होना चाहिए सम प्रकृति। हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए जिस संतान का, वो सम प्रकृति वाली संतान की प्राप्ति का उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए हमारा। समझे कि नहीं समझे? वो तभी संभव है जब हम स्वस्थ होकर के इसकी प्लानिंग किया जाएगा, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। समझे? नहीं, जैसे कि अब किसी की जो एक संतान है वो मोटी है, कोई पतली है, कोई ज्यादा बीमार रहती है, कोई स्वस्थ रहती है। एक ही माँ बाप के बच्चे हैं 4-5, तो तो उसका उसमें अलग कारण अलग प्रवृत्ति कैसे हो जाती है जब माँ बाप की प्रवृत्ति एक जैसी है तो? नहीं, उसका कारण ये है कि माँ, जो गर्भ काल में माँ ने क्या खाया पिया, ये भी देखी जाती है।
अगर गर्भ गर्भ अवस्था काल में अगर माँ कफवर्धक आहार विहार का सेवन करती है तो उसको जो है उसका जो बच्चा है वो रोगों से अधिक पीड़ित होगा। ठीक है। और पिता का माँ का अगर खान पान ठीक रहा उस अवस्था में, पिता का तो रोल खत्म हो जाता है जब गर्भ ठहर जाता है तो। पिता का रोल तो गर्भ जब तक बिना प्लानिंग से पहले तक रहता है, प्लानिंग जब गर्भ ठहर गया तो फिर पिता का रोल, माँ का रोल अधिक रहता है, इसलिए माँ को अधिक वहां मत दिया गया है, इसलिए समझे। कोई बच्चा दुबला पतला है तो हो सकता है गर्भ अवस्था में उसका खान पान ठीक ना रहा हो, उल्टी हुआ हो, बीमारी हो गई हो, गैस कब्जी वगैरह हो गई हो, यात्रा ज्यादा हो गया हो, चिंता तनाव ज्यादा हो गया हो। और कोई बच्चा हष्ट पुष्ट है तो हो सकता है गर्भ अवस्था काल में माँ ने नारियल पानी पी हो, दूध घी अच्छे से खाई पी हो, ये भी देखा जाता है ना। पर आप कह रहे हैं ना प्रवृत्ति आजीवन एक ही रहती है, बदलती नहीं है। प्रकृति कभी नहीं बदलती, प्रकृति कभी भी नहीं बदलती है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ प्रकृति की बात हो रही है। ठीक है। नहीं, फिर उसकी संतानों में अलग अलग प्रवृत्ति कैसे चल जाती है प्रकृति? संतानों में अलग अलग प्रकृति, यहाँ पे बताया ना कि ऋतु काल में आपने वृक्ष आहार लिया और गैस कब्ज आदि से पीड़ित हैं, फिर भी आप सब वो प्लानिंग किए तो उससे वात प्रकृति हो जाएगा। ऋतु काल में आपने कफ वर्धक, आप वात प्रकृति की हैं, लेकिन आपने वात प्रकृति को बैलेंस करके और फिर आपने सीमित चीजें, उत्तम चीजें लेनी चालू कर दी और अधिक मात्रा में ली तो कब बन जाएगा, समझे। नहीं, फिर तो प्रकृति चेंज हो गई ना। आप कह रहे हैं प्रकृति का आजीवन एक ही रहती है। बच्चे की जन्म जन्म से जो प्रकृति होती है वो, यहाँ पे यहाँ पे माँ की प्रकृति थोड़ी चेंज हो रही है। एक होता है वैकृत प्रकृति, एक होता है नेचुरल प्रकृति। तो वैकृत प्रकृति जो है वो वात प्रकृति वाले रोगी को जरूरत नहीं है कि वो ऐसे जरूरत नहीं है कि पित्त के रोग नहीं होंगे या कफ के रोग नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर वात प्रकृति वाले को अगर कफ के रोग हो गए तो वो काफी जल्दी ठीक होगा एज कम्पेयर टू कफ प्रकृति वालों को यदि कफ का रोग हो गया तो। समझे कि नहीं समझे। प्राकृति और वैकृत, जो मेरा कहने का मतलब है, देखिए जो प्राकृत प्राकृत प्रकृति रहती है वो तो कभी चेंज नहीं होते, समझे कि नहीं समझे। हाँ जी। और जो वैकृत जो होती है, जो जन्म के बाद आती है, जो जैसे मान लीजिए जन्म के बाद कोई पित्त पित्त वाला रोग हो गया, कफ वाला रोग हो गया, तो ये तो ठीक होती है ना, हम्म। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। दो टाइप की होगी ना प्रकृति। हम्म। ठीक जो है। जीवित जीवित पुरुष का जो प्रकृति है ना, वात आदि के स्वरूप में परिवर्तन नहीं आता। जो जन्म के पीछे जो वात आदि दोष उत्पन्न होते हैं ना, उसको वो विकृत है, विकृत। समझे कि नहीं समझे। हाँ जन्म के जी। पीछे जो वात आदि दोष होते हैं विकृत कहाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसकी कितनी परसेंटेज होती है उसमें, विकृत में? क्या कह रहे हैं? नहीं, कहने का मतलब है जो जन्म जन्म लेने के बाद जो प्रकृति बनती है वो कभी चेंज नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ। ठीक। गुरु जी राम राम। गुरु जी इनका ये कहना है कि जैसे माता अगर बात प्रकृति की है तो संतान कब प्रवृत्ति का कैसे पैदा हो जाता है, ये तो बदल गई ना। इसमें बहन जी ये है कि जिस दिन गर्भाधान हुआ है उस दिन उन्होंने कब प्रवृत्ति का आहार विहार किया कि पित्त प्रकृति का आहार विहार किया। जिस प्रकृति का आहार विहार किया होगा उसी प्रकृति की उस दिन संतान का गर्भाधान हो जाएगा, इसका मतलब ये है। अब गुरु जी हम नहीं, और आगे मतलब इसमें इसमें उस काल में अगर कफ कफ की रोगी है, मतलब कफ कफ की हाँ हाँ समस्या है, कफ को अच्छा मतलब बढ़ा बढ़ा करके वात प्रकृति ने अगर संभोग आदि किया है, कफ बढ़ा हुआ है बॉडी में और उसके बाद करें हाँ तब भी वो संभावना है। वो सब कुछ मिला जुला के देखा जाता है, बहुत कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म देखेंगे तो बहुत वो होता है। ये हाँ। मोटा मोटी कथन नहीं है, समझाने के लिए, समझे। अच्छा गुरु जी जन्म प्रकृति कैसे निकालेंगे, जैसे किसी मरीज की जन्म प्रकृति अगर निकालनी हो तो बहुत सरल भाव नहीं, से कैसे प्रकृति निकालेंगे। वो आगे आगे इसका विषय है, वात प्रकृति पुरुष के लक्षण, पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण, कब, ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, उसकी आप चिंता नहीं करिए। अच्छा जैसे किसी बच्चे को जन्मजात से कब्ज रहती हो, साइनस हुआ हो, तो इसके कौन से दोष इसका प्रभावित हुए होंगे। ये सब चीजें आप आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी हम जो टॉपिक है उसको ले रहे हैं, नहीं तो फिर आगे कंफ्यूजन हो जाएगा, समझे। हाँ विषय हट हाँ जाएंगे हम, हाँ विषयांतर हो जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा।
अभी जो हाँ बातें हाँ। बताए उनमें से अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, बहुत प्रकृति कभी अच्छा भी बताया चेंज आपने। नहीं होती है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। प्रकृति जिंदगी भर बनी रहती है। और प्रकृति हमारे को उस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया ना, विषैले लता में विष कृमि उत्पन्न हो पे वो कृमि को मारती नहीं है। तो ऐसे ही हमारे प्रकृति से ही अगर कोई प्रकृति दोषों से प्रकृति उत्पन्न होती है तो हमें वो नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया एक रामने जी आपको? बात और पूछनी थी मुझे, मैं माफी चाहूंगी। हम्म। जैसे आपने बताया सम प्रकृति के जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, बच्चे जो होते हैं सम प्रकृति में, जी। अगर कोई पैदा होने के बाद चाहे कि वो सम हो जाए उसकी प्रकृति, तो कुछ ऐसा है कि हो सकती है सम या नहीं हो कुछ सकता है टाइप? वो। सम सम प्रकृति तो सम नहीं होगी, प्रकृति तो जो बन गई बन गई। लेकिन नहीं, अगर कोई डाइट से वात या आर प्रकृति, विहार से? हाँ, लेकिन वात प्रकृति का व्यक्ति अपने आहारों और विहारों से उसको बैलेंस कर सकता है। जैसे वात प्रकृति वाला व्यक्ति जो है थोड़ा कम बोले, वात प्रकृति वाला व्यक्ति जो है समय पर अपना काम कर ले, वात प्रकृति वाला ध्यान साधना पर करे। वात प्रकृति वाले को मन को कंट्रोल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू कफ वालों के मुकाबले, क्योंकि कफ में स्थिरता है, वात में चंचलता है। समझे कि नहीं समझे? हम्म। जितना जल्दी कफ प्रकृति वाला में स्थिरता आएगी, उतना जल्दी वात वाले में नहीं आएगी। समझे कि नहीं? जितना गति वात वालों में होगी उतना गति कफ वाले में नहीं होती है। समझे कि नहीं समझे? नहीं, तो उसको स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल है ना। वो आपको अपने आहार और विहार से उसको बैलेंस कर सकते हैं आप। समझे कि नहीं समझे? वात प्रकृति वालों को निरंतर अपने शरीर पर ध्यान रखना पड़ेगा, मालिश, खान पान ठीक रखना, समय पर ये चीजें करना। समझे कि नहीं समझे? पित्त वाले को भी पित्त से संबंधित चीजों पर थोड़ा कंट्रोल करते हुए बाकी अन्य चीजों पर, मतलब अपने प्रकृति की विपरीत चीज लेकर के हम कर सकते हैं ना बैलेंस बॉडी को। तो बॉडी हाँ को जी। बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति चेंज नहीं हो रही है हमारी। हम्म। ठीक। बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, शरीर को आरोग्य कर सकते हैं विपरीत चीजें करके। वात प्रकृति वाला अपने से विपरीत चीजें पित्त और कफ वाला करके वो थोड़ा अच्छा कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? जैसे वात प्रकृति वाले में वात का चल गुण भरा हुआ है, तो चल गुण को हमें नहीं चाहिए, तो चल गुण हमें कम करना है, तो चल गुण कम करने के लिए कफ की चीजें यूज करनी पड़ेगी, स्निग्ध वाली चीजें यूज करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? कफ प्रकृति वाले में आ, आलस, गौरव, ये सब है, तो उसको वात वाली चीजें करनी पड़ेगी, व्यायाम आदि करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक यानी ठीक। व्यक्ति को अपनी प्रकृति के हिसाब से अपनी प्रकृति के हिसाब से आहार और विहार निर्धारण करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? दो मिर्ची खानी चाहिए तो दो मिर्ची खानी चाहिए, तो कफ वाले के लिए अलग मिर्ची का क्वांटिटी होगा, पित्त वाले के अलग होगा और वात वाले के अलग होगा मिर्ची की क्वांटिटी। एक जैसा मिर्ची की क्वांटिटी तीनों की नहीं होगी। समझे नहीं समझे? बॉडी ठीक। को 6 रस की जरूरत होती है। 6 रस है बॉडी, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वो 6 रस बॉडी को चाहिए। तो अब हमें कौन सा रस की आवश्यकता अधिक है, वो रस हमें अधिक लेना पड़ेगा और बाकी रस को कम मात्रा में लेना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेना ही नहीं है, लेना है। 6 रस चाहिए तभी शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। बॉडी के लिए वात भी जरूरी है, पित्त भी जरूरी है और कफ भी जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, वात, हाँ पित्त, जी। कफ सभी सभी के शरीर में होते हैं। ऐसा नहीं कि वात प्रकृति का मनुष्य है तो उसमें पित्त और कफ नहीं होते। वात, पित्त, कफ ये शरीर के लिए जीवन रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये चाहिए। समझेंगे समझे? लेकिन किसी में ज्यादा हो गया है तो उसको हम बैलेंस करते हैं उसके विपरीत चीजों लेकर के। पित्त अगर किसी में पित्त ज्यादा हो गया है तो उसमें हम बैलेंस इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, हाँ तो इसलिए प्रकृति कभी चेंज नहीं होती है, वो जन्म जन्म से जो बन गई बस। और कोई पूछना है?